जय हिंद एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू सिविल स्टाफ आईएएस। आज के हमारे सर्वाधार सीरीज इनिशिएटिव में आप लोगों का स्वागत है। सो दिस इज नवंबर वीक 3 एंड वी आर बैक अगेन विद योर वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स प्रिपरेशन। तो ये वाला हमारा जो सेशन है, एज आई टोल्ड यू, इज बेस्ड ऑन योर इकोनॉमी आर्टिकल्स फॉर फ्रॉम द प्रीवियस वीक, जो भी रिलेवेंट आर्टिकल्स हैं सीएससी प्रीलिम्स के हिसाब से। ठीक है, बाकी मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है एंड सर्वाधार के साथ साथ आप लोग जो हमारा प्रतिबद्ध इनिशिएटिव है उसको भी फॉलो कर रहे हैं। ऑल राइट, सो द डिफरेंट सोर्सेज जिनको हम इंटीग्रेट करने की कोशिश करते हैं हर हफ्ते। ऑल राइट, बिफोर वी बिगिन लेट्स टेक अ लुक एट द टॉपिक्स क्विकली जो हम कवर करने वाले हैं। सो इट इज स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर रिपोर्ट 2024। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर वाज एन आर्टिकल रिगार्डिंग फर्टिलिटी, ड्रॉपिंग फर्टिलिटी रेट्स एंड द कॉन्सिक्वेंसेज देयर ऑफ, उसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिपोर्ट हाल ही में रिलीज की गई 2024 को लेके, इंडिया का क्या परफॉर्मेंस रहा, क्या ऑब्जर्वेशन रही इंडिया को लेके। एंड लास्टली डीसिब्स, डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स को लेके आरबीआई का अपडेट आया है जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आर्टिकल, फर्स्ट जो हमारा न्यूज़ कंटेंट है इज रिगार्डिंग द फूड एंड एग्रीकल्चर 2024। So $1.3 trillion hidden cost of India's agri-food systems mainly driven by unhealthy diets. ये जो है ऑब्जर्वेशन दिया गया है बाय द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट जो हाल ही में रिलीज किया गया। तो क्या है इस रिपोर्ट के बारे में पहले एक बार बेसिक्स देख लेते हैं। सो इट इज एम्फेसाइजिंग ऑन वैल्यू ड्रिवन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एग्री फूड सिस्टम्स एंड बिल्ड किसके ऊपर कर रहा है, ऑन द प्रीवियस एडिशन ऑन ग्लोबल हिडन कॉस्ट्स ऑफ एग्री फूड सिस्टम्स। इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हो जर्नी ऑफ फूड फ्रॉम फार्म टू टेबल, कि कितना आप उसको इफेक्टिवली कन्वर्ट कर पा रहे हो इनटू द न्यूट्रिशन ऑफ द पॉपुलेशन और अ हेल्दी पॉपुलेशन यू कैन से, राइट। हिडन कॉस्ट क्या बोल रहे हैं, इट रेफर्स टू द एक्सटर्नल कॉस्ट, मतलब एक्सटर्नैलिटी लेकिन एक नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी, विच मीन्स उसके साथ एडवर्सिटी कोई ना कोई जुड़ी हुई है, या फिर इकोनॉमिक लॉसेस कह सकते हो ट्रिगर्ड बाय अदर मार्केट और पॉलिसी फेलियर्स। प्लस अपार्ट फ्रॉम दैट की फाइंडिंग्स की अगर बात करी जाए एफएओ के रिपोर्ट के द्वारा, सो फर्स्ट इज रिलेटेड टू इंडिया। क्या बोल रहे हैं, हिडन कॉस्ट जो है वो स्टैंड कर रहा है एट $1.3 ट्रिलियन एवरी ईयर, हर साल का, विच इज थर्ड लार्जेस्ट आफ्टर चाइना एंड यूएस, ड्रिवन बाय अनहेल्दी dietary patterns. Simple सा फंडा है, if the population is not keeping healthy, definitely it will have an economic consequence. वो उतनी एफिशिएंट नहीं हो पाएगी, वर्कफोर्स का उतना अच्छा हिस्सा नहीं बन पाएगी, एक तरीके से कह सकते हो कि वो उतना अच्छा डेमोग्राफिक डिविडेंड में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी कल को जाके, राइट। प्लस हिडन कॉस्ट में इंडस्ट्रियल एंड डाइवर्सिफाइंग एग्रीकल्चरल फूड सिस्टम जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं मैक्सिमम टू ग्लोबल क्वांटिफाइड हिडन कॉस्ट, कितना, तकरीबन $6 ट्रिलियन इन पीपीपी टर्म्स, डोमिनेटेड बाय हेल्थ हिडन कॉस्ट जैसे कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। ये आपके लाइफस्टाइल के साथ भी जुड़े हुए हैं, ये आपके डाइटरी पैटर्न्स के साथ भी जुड़े हुए हैं एंड ये आपकी प्रोडक्टिविटी को कहीं ना कहीं हैम्पर करते हैं, राइट, विच इज अ हिडन कॉस्ट। देन अनहेल्दी डाइटरी पैटर्न्स के अंदर ही लो इनटेक ऑफ होल ग्रेन्स, हाई इनटेक ऑफ सोडियम एटसेट्रा। यू सी whatever packed processed food products you're consuming, be it some form of नमकीन्स और सेवरी फूड्स, उसके अंदर सोडियम का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, विच अगेन इज एन अनहेल्दी डाइटरी प्रैक्टिस। ठीक है, तो ये कितने के 70% के लिए अकाउंट करते हैं ऑफ ऑल द क्वांटिफाइड हिडन कॉस्ट्स एज फार एज इंडियाज पॉपुलेशन इज कंसर्न्ड। अपार्ट फ्रॉम दैट अदर फैक्टर्स कैसे हैं, सोशल कॉस्ट हैं जैसे ड्यू टू अंडर नरिशमेंट एंड पॉवर्टी, एनवायरमेंटल कॉस्ट है, कैसे ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हैं एंड अदर एनवायरमेंटल डिटेरिएटिंग फैक्टर्स हैं। ये सारे के सारे इंडिया के कंटेक्स्ट में बात की गई है। रिकमेंडेशंस अगर देखें, रिपोर्ट ने क्या बोला है कि आपको फाइनेंशियल एंड रेगुलेटरी इंसेंटिव्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे ताकि लोग जो हैं, नेशंस जो हैं, वो सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट कर पाएं ऑल अलोंग द फूड सप्लाई चेन एंड टू लिमिट पावर इम्बैलेंसेस बिटवीन एग्री फूड सिस्टम स्टेक होल्डर्स। फर्स्ट सेट ऑफ रिकमेंडेशन। दूसरा, प्रमोटिंग हेल्दियर डाइट्स। कैसे कर सकते हैं, enacting policies that make nutritious food more affordable, accessible and reduce health related hidden cost. तीसरा, इंसेंटिवाइजिंग रिडक्शंस, किसके अंदर, जीएचजीस के अंदर एंड नाइट्रोजन इमिशंस के अंदर, साथ ही साथ हार्मफुल लैंड यूज चेंज एंड बायोडाइवर्सिटी लॉस, किसके थ्रू, लेबलिंग एंड सर्टिफिकेशन। अब इसमें देखो FSSAI का रोल जो है दैट बिकम्स क्रूशियल, सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड्स एंड इंडस्ट्री वाइज ड्यू डिलिजेंस इनिशिएटिव्स के कुछ जो है एफर्ट गवर्नमेंट या स्टेट एक्टर्स की तरफ से, बाकी जो है नॉन स्टेट या फिर मार्केट की तरफ से हैज़ टू बी देयर अगर हमें इन रिकमेंडेशंस के ऊपर वर्क करना है तो। चलिए
so let's take a question now on the basis of this article. हाँ जी, with reference to FAO 2024, consider the following statements. 3 statements हैं और आपसे पूछा गया इसमें से करेक्ट कौन सी है. हाँ जी. So Food and Agriculture Organization, consider the following statements. So first it says it is a specialized agency of the UN established in 1950. Second, State of the World's Forest Report is published by the FAO. And third, World Food Day is celebrated every year to mark the anniversary of founding of the FAO in 1950. All right, so I'll request all of you कि क्वेश्चन के साथ क्वेश्चन नंबर के साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना आंसर जो है मार्क कर दीजिए, टाइप कर दीजिए. ऑल राइट, सो लेट्स फर्स्ट गेट टू स्टेटमेंट 1. क्या बोल रहा है कि इट इज अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी एस्टैब्लिश्ड इन 1950. नाउ द ईयर इज नॉट करेक्ट एक्चुअली. कब इस्टेब्लिश हुआ था बताओ. दूसरा, स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय एफएओ. हाँ जी, ये ठीक है बिल्कुल, दिस इज ऑल्सो पब्लिश्ड बाय एफएओ. तीसरा, वर्ल्ड फूड डे is celebrated to mark the anniversary of or the founding day of FAO 1950. Again, the year is troublesome, which means answer becomes option D. That is only 2 is correct. First and third are incorrect. Problem here is the year 1950 because it was established in 1945, right? And World Food Day every year is commemorated to mark the anniversary of founding day of FAO in 1945 and not 1950. ठीक है. सो दैट मीन्स फर्स्ट एंड थर्ड स्टैंड टू बी इनकरेक्ट और इसीलिए दूसरी स्टेटमेंट जो है इकलौती सही थी, जिसकी वजह से आंसर हो गया आपका ऑप्शन डी, ओनली 2. ठीक है बच्चे, चलिए. सो लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट आर्टिकल. फर्टिलिटी रेट्स इन इंडिया एंड व्हाट आर द रीसेंट ट्रेंड्स, व्हाट कॉन्सिक्वेंसेज डू दे होल्ड फॉर अस इन द फोरसीएबल फ्यूचर, उसके बारे में बात करते हैं. तो देखो कॉन्टेक्स्ट जो है वो यही है कि द चीफ मिनिस्टर्स ऑफ 2 स्टेट्स आंध्र एंड तमिलनाडु एक्सप्रेस्ड कंसर्न्स अबाउट द लो फर्टिलिटी रेट इन देयर स्टेट्स रिसेंटली. ठीक है, अब इसको चल के वैसे भी आर्टिकल्स तो आ ही रहे हैं इसके ऊपर. सो लेट्स टेक अ लुक एट दिस. सो दिस वाज एन आर्टिकल इन द हिंदू. व्हाट आर द कॉस्ट ऑफ अ पॉपुलेशन डिक्लाइन, बोथ द प्रोज एंड द कॉन्स, है ना. तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट आता है कि इसके स्टेटस जो भी इसका स्टैटिक पार्ट है उसको एक बार रिवाइज भी करा जाए. चलो, तो सबसे पहले देखो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो 5th एडिशन था 2019-21 की डेटा पे बेस्ड, उसने क्या दिखाया कि हमारे अगर TFR को देखते हैं, टोटल फर्टिलिटी रेट को देखते हैं, तो उसमें एक डिक्लाइन देखने को मिला. इट रीच्ड 2.0. विद TFR क्या होता है, एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न टू वुमेन ड्यूरिंग देयर चाइल्ड बेयरिंग ईयर्स. ठीक है, ये डेफिनेशन देखते हैं, कोई बात नहीं. Plus, this is the below replacement levels of 2.1 at which population can maintain its size across generations, which means your population will continue to be, you know, more or less stable. बहुत ज़्यादा expand नहीं करेगा या बहुत ज़्यादा decline भी नहीं करेगा. Next, decrease in this rate is not uniform across India, with southern states and smaller northern states seeing much sharper decrease in TFR. जिन्होंने कह लो कि पिछले डेकेड्स में काफ़ी काम किया अपने पॉपुलेशन के ऊपर, उनका TFR हमें घटता हुआ काफ़ी तेज़ी से दिखाई दिया एज कम्पेयर टू द अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री. अपार्ट फ्रॉम दैट, फॉर इंस्टेंस इट इज सेड तमिलनाडु आंध्रा हैव TFR ऑफ 1.4 एंड 1.5, जहाँ पे यूपी एंड बिहार, उत्तर प्रदेश एंड बिहार, दे स्टिल हैव अ हाई TFR 2.7 एंड 3 रिस्पेक्टिवली. बिहार का आपको और कम ज़्यादा देखने को मिल रहा है. तो आप तकरीबन देखोगे इन स्टेट्स के मुकाबले अगर तमिलनाडु और आंध्रा की बात करें तो यूपी और बिहार से आधा TFR लेकर बैठे हुए हैं ये, राइट. चलिए, देन फर्दर एक बार अगर इसको डेफिनेशनल एस्पेक्ट देखें इसका. सो व्हाट वी सेड, फर्टिलिटी रेट या TFR क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन विच आर बॉर्न और लाइकली आर टू बी बॉर्न टू अ वुमन बिटवीन हर 15 to 49 ईयर्स एज ब्रैकेट, है ना, जिसको हम बोल रहे हैं कि टोटल फर्टिलिटी रेट हो जाएगा. दूसरा, रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी रेट के हिसाब से क्या होता है कि 2.1 विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी रेट. अब ये क्या होता है, ऐसा लेवल जहाँ पे पॉपुलेशन एग्जैक्टली जो है अपने आप को एक पीढ़ी अगली पीढ़ी को रिप्लेस कर देती है, हूबहू आप कह सकते हो उसको रिप्लेस कर देती है. इससे ऊपर नीचे होगा तो देयर विल बी डिफरेंसेस, राइट. सो फ्रॉम वन जनरेशन टू दी नेक्स्ट. अब कोशिश तो ये रहती है नेशंस की कि एग्जैक्टली रिप्लेस हो जाए, है ना, बट दैट इज नॉट एग्जैक्टली व्हाट एवरी टाइम हैपेंस. नेक्स्ट, TFR लेस देन रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी रेट. सो अगर 2.1 से बिलो है तो दैट इंडिकेट्स दैट यू नो जनरेशन इज नॉट प्रोड्यूसिंग इनफ चिल्ड्रन टू रिप्लेस इटसेल्फ.
ठीक है, एंड इवेंचुअली इट विल लीड टू आउटराइट रिडक्शन इन द पॉपुलेशन, कि उसमें फिर आपको देखने को मिलेगा एल्डरली का नंबर इंक्रीज करेगा, लेकिन आगे जो जनरेशन में नए यंग आ रहे हैं, यंग अडल्ट्स आ रहे हैं, यंग आ रहे हैं, अडल्ट्स आ रहे हैं, उनकी संख्या जो है वो कम होगी, विच वुड मीन ग्रेजुअली आपका पॉपुलेशन जो है वो थोड़ा श्रिंक करना स्टार्ट कर जाएगा, विच विल डेफिनेटली हैव कॉन्सिक्वेंसेज फॉर योर इकोनॉमी ऑल्सो। चलिए, तो ये तो हो गए कुछ डेफिनेशनल पार्ट्स। अब देखो कि इसके कॉजेज या फैक्टर्स क्या बोले गए हैं कि ये जो डिक्लाइनिंग फर्टिलिटी रेट्स हैं। तो एक तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फैमिली प्लानिंग पॉलिसीज, इंक्रीज इन इट्स डिमांड अमंग मैरिड वुमेन फ्रॉम 66 to 76%। अपार्ट फ्रॉम दैट एजुकेशनल एम्पावरमेंट ऑफ द फीमेल फोक्स, ऑफ कोर्स जरूरी है, ठीक है, लेकिन अब कॉन्सिक्वेंस तो है ही है। So consequent increase in labor market participation leading to higher opportunity cost for having more children। देखो सिंपल सा फंडा है, if we talk of the female folks, तो उनके करियर के ऊपर इट हैज अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट, है ना। दे हैव टू टेक ब्रेक्स, मिटर्नल लीव्स होती हैं, और उसके दौरान उनके करियर में ब्रेक भी लगता है। तो मोर नंबर ऑफ फीमेल्स दे आर एस्पायरिंग टू हैव लेसर नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ताकि उनके करियर प्रोग्रेशन में, ग्रोथ में उतनी ब्रेक्स बीच में ना लगें। देन another factor is said to be increasing living cost, that is increasing cost of living and housing become a barrier to have more children। that is एक, अगर आप चाइल्ड को पैदा करने से पहले you have to plan the entire upbringing cost। ऐसा नहीं है कि बच्चे को सिर्फ पैदा कर दिया उसको छोड़ दो उसको भूखा मरने के लिए, of course not, है ना। आपको उसको फीड भी करना है, आपको उसको रेयर भी करना है, आपको उसको ग्रो भी करना है, आपको उसकी पूरी अपब्रिंगिंग प्लान करनी है, which requires of course money। so that also become another cause for declining fertility, or you can say less number of offsprings being carried by female folks। चलिए, so ये तो हुआ हमारा डेफिनेशनल एस्पेक्ट। इसके अलावा देखो अब एक और जो कंसर्न है, दैट इज, या एक और जो इसका सब पार्ट है, दैट इज कंसर्न्स। इससे मुद्दे क्या निकल के आ रहे हैं, या क्या हो सकता है, अपेक्षित क्या हमें दिखता है, संभवतः दिक्कतें हो सकती हैं। सो फर्स्ट कैन बी डेमोग्राफिक डिसएडवांटेज, दैट इज फ्रॉम अ डेमोग्राफिक डिविडेंड टुवर्ड्स अ डेमोग्राफिक डिसएडवांटेज। ठीक है, जहाँ पे एल्डरली पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, आपके पास जो जीरियाट्रिक केयर वाला इकोनॉमी होगा वो तो थोड़ा ग्रो कर सकता है, लेकिन दिक्कत आएगी। सो फॉर एग्जांपल वी हैव जापान, है ना। प्लस इंक्रीज इन नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर, हायर स्पेंडिंग ऑन पेंशंस, सब्सिडीज एटसेट्रा, एंड श्रिंकिंग वर्कफोर्स। अगेन नॉट अ वेरी गुड थिंग फॉर योर इकोनॉमी टू ग्रो, आपकी अर्थव्यवस्था उतना एक्सपैंड नहीं करेगी इस स्थिति में। देन यू मे ऑल्सो फेस लेबर शॉर्टेजेस, लेस ब्रेन पूल फॉर इनोवेशन एंड पोटेंशियल सोशल इम्बैलेंसेज, है ना। जेंडर प्रेफरेंसेस फॉर मेल चिल्ड्रन, सन मेटा प्रेफरेंस एंड स्क्यूड सेक्स रेशो। तो ये सारे के सारे हमें देखने को मिल रहा है दैट दीज मे बी द पोटेंशियल रेपरकशंस ऑन अ नेगेटिव कील और अ नेगेटिव साइड ऑफ डिक्लाइनिंग फर्टिलिटी रेट। ठीक है जी, चलिए, सो आई होप ये समझ में आ गया है। लेट्स टेक द प्रैक्टिस क्वेश्चन नाउ। हाँ जी बच्चे, सो हाउ मेनी, नाउ द पैटर्न इज हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। 3 स्टेटमेंट्स हैं, आपको बताना है सही कौन सी है। 1 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट्स, 3 स्टेटमेंट्स, या फिर नन। कितनी सही हैं एक्चुअली। पहला, TFR रेफर्स टू टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन। हाँ जी, total number of children born or likely to be born to a woman between 15 to 55 years in her lifetime। Second, a TFR of 2.5 is known as a replacement level TFR। And third, MOSPI or Ministry of Statistics and Program Implementation conducts the National Family Health Survey every 3 years। All right, so let's take a look at them one by one। एक एक करके देखते हैं। देखो पहली स्टेटमेंट में प्रॉब्लम क्या है, गलत है पहली। क्यों? क्योंकि 15 to 55 ईयर्स नहीं था, आई हैव टोल्ड यू 49 ईयर्स तक था। ठीक है, तो फर्स्ट इज इनकरेक्ट। दूसरा जो है 2.5 नहीं, 2.1 जो है दैट इज कंसिडर टू बी रिप्लेसमेंट लेवल TFR, तो दूसरी भी गलत हो जाएगी। तीसरी भी गलत है, इट इज द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड नॉट द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, विच वुड मीन आंसर आपके इस सवाल का हो जाएगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दी स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। ठीक है बच्चे, आई होप दिस इज अंडरस्टूड। चलो शाबाश, बढ़ते हैं आगे। सो इस क्वेश्चन में TFR हमने देख लिया 15 to 49 ईयर्स प्लस 2.1 के TFR को हम रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी रेट का नाम देते हैं, है ना। और ये तो हम चलो देख के आए हैं। ऑल राइट, दैट इज रिगार्डिंग द फर्टिलिटी लेवल्स इन द कंट्री। लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट आर्टिकल। हाँ जी, सो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का 2024 का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिपोर्ट जो है
उसका एडिशन रिलीज किया गया। एंड हमारे कंटेक्स्ट में क्या बातें की गई देखते हैं कि करके। सो दिस इज द कॉन्टेक्स्ट दैट इंडियाज ग्रोइंग इन्फ्लुएंस इन ग्लोबल इनोवेशन, अ लुक एट वीपोज 2024 IPR और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिपोर्ट। तो ऐसे आपको PIB का ये आर्टिकल है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। इंडिया सिक्योर्स टॉप पोजीशन इन टॉप 10 कंट्रीज इन पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स एंड इंडस्ट्रियल डिजाइंस। गुड इनोवेटिव यू कैन से प्रोग्रेस विच इट शोज। चलिए सो देखते हैं WIPO के 2024 रिपोर्ट के अंदर क्या जो हैं मुख्य रूप से बातें करी गई। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू दिस, इंडिया एक्सपीरियंस्ड अ सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फाइलिंग्स। पेटेंट्स जो फाइल किए गए वो डबल हो गए 2018 से 2023 के बीच में, विच मीन्स इट इज़ अ वेरी पॉजिटिव ऑब्जर्वेशन। सेकेंड, वीपोर्ट 2024 ने एक डिटेल्ड कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस प्रोवाइड की है ग्लोबल आईपी ट्रेंड्स की, पेटेंट्स की, ट्रेडमार्क्स की, इंडस्ट्रियल डिजाइन और अदर आईपी कैटेगरीज की। साथ ही साथ आप कह सकते हो कि इट हाईलाइट्स इंडियाज एडवांसेस या फिर प्रोग्रेस इन द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिपोर्ट, इंडिया वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर्स रिपोर्ट। चलो तो यहाँ तक तो बात हुई कि हाँ दिस इज अ पॉजिटिव आउटकम और डेवलपमेंट फॉर इंडिया। की फाइंडिंग्स क्या रही देखो, तो वी लेड द टॉप 20 ओरिजिन्स इन 2023, 15.7% ग्रोथ रजिस्टर किया हमने पेटेंट एप्लीकेशंस में, मार्किंग 5th कंसेक्यूटिव ईयर ऑफ डबल डिजिट इंक्रीज। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन। ये एक मान लो फैक्चुअल स्टेटमेंट के रूप में पूछा जा सकता है प्री के अंदर, मार्किंग 5th कंसेक्यूटिव ईयर्स, है ना। ऐसे ऑब्जर्वेशंस हमें जनरली देखने को नहीं मिलते हैं, 5th कंसेक्यूटिव या स्टेडीली इंक्रीज या स्टेडीली डबल डिजिट ग्रोथ, है ना। चलो देन पेटेंट ग्रांट्स सर्ज बाय 149.4% compared to 2022, showcasing rapid evolution in India's intellectual property ecosystem. Apart from that, one of the most remarkable findings are India's exceptional performance in the global intellectual property landscape. Okay, not many countries are in the same, footsteps as India is. Apart from that, एक phenomenal 15.7% का growth देखने को मिला in patent applications, which is आप कह सकते हो ट्रेंड कंटिन्यू हुआ ऑफ डबल डिजिट ग्रोथ फॉर द 5th कंसेक्यूटिव ईयर। अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन। ये आप मेंस के लिए भी फॉर्डर की तरह यूज कर सकते हो हाईलाइट करने के लिए कहीं पे। चलो देन अपार्ट फ्रॉम दैट फर्दर इट सेज इंडिया इज रैंक्ड 6th एज फार एज द एंटायर वर्ल्ड इज कंसर्न्ड विद 64,500 पेटेंट फाइलिंग्स। साथ ही साथ हमारा जो पेटेंट टू GDP रेशियो है वो सर्च किया 144 से 381 2013 और 23 के बीच में, यू कैन से इन अ decade 144 to 381, है ना। then further trademarks में we are second highest globally in trademarks and now we rank at 4th globally in trademark filings। तो आपको ये बताना है कि अगर हम यहाँ पे सेकंड हाईएस्ट हैं तो हाईएस्ट किसका है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे बताओगे कमेंट करके, ठीक है। प्लस इंडस्ट्रियल डिजाइन फाइलिंग जो है क्या कह रही है, इंडिया रैंक्ड 10th ग्लोबली विद 36% इंक्रीज इन 2023, जो कि क्रिएटिव डिजाइनिंग में दिखा रहा है कि एडवांसमेंट जो हैं वो सिग्निफिकेंट लेवल पे हो रही हैं। चलिए सो दीज वर द की फाइंडिंग्स। नाउ कमिंग टू अ प्रैक्टिस क्वेश्चन। ऑलराइट, सो विद रेफरेंस टू वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर्स रिपोर्ट 2024 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो आपके पास 3 स्टेटमेंट्स हैं एंड अगेन ये पैटर्न जो है वो हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट वाला पैटर्न नहीं है। हाँ जी बच्चे शाबाश। ऑलराइट, सो प्लीज मार्क योर आंसर्स इन द कमेंट बॉक्स। देखो यहाँ पे 3 स्टेटमेंट्स हैं। पहला, वीपी जो है इट प्रोवाइड्स अ कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस ऑफ ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ट्रेंड्स। हाँ ये तो जनरलिस्टिक स्टेटमेंट है, ठीक है। इंडिया इज नाउ अमंग द टॉप 5 कंट्रीज, नहीं अभी टॉप 10 में है, 6th रैंक पे है, 5th में आने में मे बी वी नीड टू वेट अनदर ईयर, है ना। थर्ड, रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय UN ग्लोबल इनोवेशन प्रोग्राम, नहीं ये भी गलत है, तो सिर्फ एक ही करेक्ट है, विच मीन्स आंसर बिकम्स ओनली 1, आंसर बिकम्स ऑप्शन ए, ठीक है। आई बिलीव दैट इज अंडरस्टूड, है ना। पहली दोनों गलत हैं, दूसरी और तीसरी गलत हैं, पहली सही है। सो वी हैव दैट वी आर वी आर इन द टॉप 10 पोजिशन एट रैंक 6, नॉट टॉप 5। एंड WPO जो है ये मेनली 5 रिपोर्ट्स पब्लिश करता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिपोर्ट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर्स, इनोवेशन इंडेक्स, पेटेंट एनालिटिक्स रिपोर्ट एंड पेटेंट लैंडस्केप रिपोर्ट्स।
तो ये मस्ट कीप देम इन माइंड जस्ट इन केस वीपो की रिपोर्ट्स के ऊपर कोई सवाल पूछा जाए। ठीक है बच्चे, चलिए ग्रेट। सो आई होप दिस इज अंडरस्टूड, लेट्स मूव अहेड। हाँ जी, अब अगला आर्टिकल जो है दैट इज रिगार्डिंग डीसिब्स, डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स। ये इकोनॉमी के लिए, हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों के लिए दे आर क्रूशल। और कॉन्टेक्स्ट यही था कि आरबीआई ने अभी रिसेंटली जो है 2024 की डीसिब्स की लिस्ट को रिलीज किया। सो यू हैड दीज टाइप ऑफ आर्टिकल्स, एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआई फिगर इन आरबीआई 2024 लिस्ट ऑफ डीसिब्स। ठीक है, तो क्या होते हैं, कैसे निकलते हैं, कैसे आरबीआई पहुंचता है इन तक, ये देखते हैं कि करके जो हमारा रेलेवेंस है यहाँ पे सीएससी के हिसाब से। तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, डीसिब्स जो हैं दे आर क्रिटिकल टू द स्टेबिलिटी ऑफ अ कंट्रीज फाइनेंशियल सिस्टम। ये कहा जाता है कि 2% से ज़्यादा अगर जो है किसी भी बैंक का एसेट का साइज जो है 2% ऑफ द कंट्री जीडीपी से ज़्यादा है, तो उसको मान लिया जाता है कि यार ये बैंक के पास अच्छा खासा होल्ड है, ये अगर फेल हुआ या इसमें कोई भी क्राइसिस आया तो पूरी की पूरी इकोनॉमी है ना, बोलते हैं ना कि पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था पे उसका अच्छा खासा प्रभाव पड़ेगा। इट कैन बी एडवर्स इम्पैक्ट ऑल्सो, अगर क्राइसिस में है तो एडवर्स इम्पैक्ट पड़ेगा, पूरी इकोनॉमी आपको संभालनी मुश्किल हो सकती है, राइट। देन फर्दर दे आर ऑफन टर्म्ड एज टीबीटीएफ, दैट इज टू बिग टू फेल। आप के इकोनॉमी में इतना भयंकर ये अगर फेल हुए तो इतना नेगेटिव इम्पैक्ट, एडवर्स इम्पैक्ट देके जाएंगे कि आप यू कैन नॉट अफोर्ड देम टू बी टू यू कैन नॉट सिंपली अलाउ देम टू फेल। आपको उस बैंक को डूबने से बचाना ही पड़ेगा, नहीं तो बहुत सारे डिपॉजिटर्स के पैसे डूब जाएंगे, इकोनॉमी के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा और क्राइसिस सिचुएशन इरप्ट हो जाएगी, राइट, बिकॉज देयर फेलियर को लीड टू पोटेंशियल सिग्निफिकेंट डिसरप्शंस इन दी इकोनॉमी। अपार्ट फ्रॉम दैट, जहाँ तक रिजर्व बैंक की बात है, तो हर साल रिजर्व बैंक जो है वो सालाना रूप से आप कह सकते हो कि इनकी लिस्ट पब्लिश करता है। प्लस दिस फ्रेमवर्क वाज, यू नो, इट वाज फॉर रिकॉग्नाइजिंग द बैंक्स एज डीसिब्स वाज फर्स्ट इशूड इन जुलाई 2014, और 15 से आप कह सकते हो 2015 के साल से भारतीय रिजर्व बैंक जो है वो लगातार हर साल जो है ये लिस्ट पब्लिश कर रहा है डीसिब्स की, राइट। चलिए, ये तो हुई कुछ बेसिक बात। अब अभी हाल ही में क्या डेवलपमेंट्स हैं। सो रिसेंटली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी एंड आईसीआईसीआई, ये पहले पिछले साल की लिस्ट में भी थे, इस साल भी इनको इंक्लूड किया गया डीसिब की लिस्ट में, ठीक है। एसबीआई को क्लासिफाई किया गया था डीसिब 2015 में, आईसीआईसीआई को 16 में एंड एचडीएफसी को 2017 में। प्लस किस लिए इंश्योर किया, क्या इंश्योर करने के लिए, टू इंश्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, की ये बड़े बैंक्स हैं, दे मस्ट अडियर टू ऑल द नॉर्म्स, ऑल द गाइडलाइंस बाय द रिजर्व बैंक, ये बिल्कुल भी ढील इसमें नहीं दे सकते। देन इट रिक्वायर्स देम टू मेंटेन हायर कैपिटल बफर्स। क्यों भाई, आप इतने बड़े बैंक हो, आपको लेके हम कोई रिस्क नहीं ले सकते, ना ही लेना चाहते हैं, है ना। सो दीज बफर्स आर डिटरमिन्ड बाय बैंक्स सिस्टमिक इंपॉर्टेंस स्कोर, कितना उसका SIS स्कोर है। सो एसबीआई, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई जो हैं अलग अलग बकेट्स में हैं बेस्ड ऑन देयर सिस स्कोर। बकेट्स को सिर्फ ऐसे समझो कि अलग अलग कैटेगरीज के, मान लो मैं 5 अलग अलग कैटेगरीज बना दूं कि भाई ये अलग अलग इनके सिस SIS स्कोर के हिसाब से कि ये बैंक की सिग्निफिकेंस यहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे है, उसके अकॉर्डिंग मैं उसके ऊपर कुछ रेगुलेशन के मेजर्स जो हैं वो इम्पोज कर रहा हूँ, ठीक है। चलो, हर एक कैटेगरी है जिसको हम बोल रहे हैं, हर एक बकेट जो है उसके स्पेसिफिक कैपिटल रिक्वायरमेंट्स हैं। सो banks are placed in 5 buckets on the basis of additional common equity tier 1 requirement as a percentage of their risk weighted assets, है ना। RWM क्या बोलते हैं कि बैंक ने जो भी लोन दिया है वो उसका एसेट है, और अलग अलग लोन्स के अलग अलग रिस्क हैं, कुछ सिक्योर्ड होते हैं, कुछ अनसिक्योर्ड होते हैं, तो उसके हिसाब से उनको रिस्क प्रोफाइल में कैटेगराइज किया जाता है कि कितना ज़्यादा रिस्कियर एसेट है वो। सो CET1 क्या होता है, इट्स अ कंपोनेंट ऑफ टियर 1 कैपिटल, जिसके अंदर मेनली क्या है, कॉमन स्टॉक हेल्ड बाय अ बैंक एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो बकेट 1 बैंक्स को क्या करना है, लोएस्ट ये वाला कैपिटल मेंटेन करना है, और बकेट 5 वालों को सबसे हाईएस्ट, राइट। फिर डिपेंडिंग ऑन द बकेट इन विच एक डीसिब को प्लेस किया गया, एडिशनल कॉमन इक्विटी टियर दैट इज CET1 जो है वो उसके ऊपर एप्लीकेबल होता है डिपेंडिंग अपॉन द कैटेगरी इट इज प्लेस्ड इन। फिर टियर 1 क्या है, मेजर्ड बाय कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, दैट इज दिस इज द कोर मेजर ऑफ अ बैंक्स फाइनेंशियल स्ट्रेंथ फ्रॉम अ रेगुलेटर और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पर्सपेक्टिव, कि ये बैंक जो है उतना बेटर कवर्ड है अपने कल को किसी भी रिस्क को
फेस करने के लिए विदाउट सिग्निफिकेंट डिसरप्शंस इन इट्स ऑपरेशंस, कि ये फेलियर की तरफ या डिसरप्शन की तरफ या इंस्टेबिलिटी की तरफ नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए, सो इट मींस दैट दीज बैंक्स दे हैव टू एयरमार्क एडिशनल कैपिटल एंड प्रोविजंस टू सेफगार्ड देयर ऑपरेशंस। सिंपल सी बात है, आपके ऊपर जिम्मेदारी ज़्यादा है, आप बड़े बैंक हैं, तो आपसे ये भी अपेक्षित है कि आप बेटर जो है अपनी किसी भी फ्यूचर में रिस्क को फेस करने के लिए रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग, या आप कह सकते हो कि यू विल बी बेटर प्लेस्ड टू हैंडल एनी फ्यूचर रिस्क। ठीक है, जो यहाँ पे डीसिप की कैटेगरी में आने के बाद डिपेंडिंग अपॉन आप कौन से कैटेगरी या कौन से बकेट में है उस पर डिपेंड करेगा। चलिए, सो दैट इज रिगार्डिंग डीसिप्स। नाउ कमिंग टू द प्रैक्टिस क्वेश्चन। हाँ जी, सो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग डीसिप्स। पहला, Ministry of Finance designated these banks as DSIBs for 2024. Second, RBI has been publishing its list of DSIBs since 2015. And third, HDFC was the first bank to be classified as a DSIB in 2017. So which of the above statements is or are correct? तो यहाँ पे how many वाले पैटर्न से वापस आए हम, 1 and 2, 2 only, 1 only, या फिर 1, 2 and 3? हाँ जी बच्चे, इसको आप कर लो 3 ओनली। एक मिनट, एक एक करके देखते हैं। देखो, जो पहली स्टेटमेंट है, लेट्स टेक अ लुक एट दिस फर्स्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, क्यों? क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस नहीं करता। दूसरा, आरबीआई हाँ जी बिल्कुल पब्लिश कर रहा है 2015 से। और तीसरा, एचडीएफसी नहीं, इट वाज रादर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया which was first classified as a DSIB and that too also in 2015, है ना? तो फर्स्ट एंड थर्ड इनकरेक्ट है, सेकंड करेक्ट है, आंसर विल बी ऑप्शन बी। ठीक है, कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। आई थॉट इनकरेक्ट पूछा है, तो इनकरेक्ट का आंसर मुझे नहीं दिख रहा था क्योंकि फर्स्ट एंड थर्ड इनकरेक्ट है। सो करेक्ट पूछा है तो ओनली सेकंड इज करेक्ट, विच इज ऑप्शन बी ओनली। ठीक है बच्चे, चलो, सो दिस वी हैव सीन दैट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विच इज़ द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री 2015 से पब्लिश कर रहा है, और एसबीआई, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई को 2024 की लिस्ट में रखा गया है। चलिए, तो ये आज का सेशन हम यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। और अगर आप लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, दैन प्लीज़ मेक श्योर यू स्कैन दिस QR कोड, या फिर आप इस लिंक को फॉलो कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से यू लैंड एट द टेलीग्राम पेज और टेलीग्राम चैनल, और वहाँ पे आपको चाहे सर्वाधार हो या फिर प्रतिबद्ध हो, सभी जो कंटेंट है वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो जाता है तो लाइक कर देना एंड शेयर कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। दिस इज पीयूष साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।